हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग ये देख रहे होंगे कि अभी जो नीट का जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और हर साल लगभग 2 लाख बच्चे एक्स्ट्रा में एड ऑन हो जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो कंपटीशन है ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब इस कंपटीशन में वही बच्चा जीतेगा जिसकी बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गए और जो हर तरीके से अपने क्लियरफाई होकर चलेगा। तो यदि आप नीट 2024 के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है और आप चाहते हैं सही में यदि आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने तो आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझना होगा कि यदि आपको एक और ड्रॉप नहीं लेना है और इस साल नीट 2024 को क्लियर करना है तो आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से रखनी होगी। तो इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये अनाउंस किया था कि मैं आपके लिए बेसिक वीडियो तीनों के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लेके आऊँगा, जो कि आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक जो एग्जांपल्स है वो जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो आपको याद करवा देंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें और नीट में इस बार सेलेक्ट हो सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली यहाँ देखते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म है। क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होते हैं? ये होते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो कि आपका नीट के पेपर का जूलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो जूलॉजी का लगभग 45 टू 50% ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, मतलब लगभग बोले जाए तो 25 to 30 नंबर्स वो ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स एंड मेडुला वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि वहाँ बोलता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, मेडुलरी नेफ्रॉन्स, तो ये इन्हीं से बना है। कॉर्टेक्स का मतलब होता है बाहर वाला पोर्शन एंड मेडुला मतलब होता है अंदर वाला पोर्शन। यानी कॉर्टेक्स जैसे कोई ऑर्गन है तो ऑर्गन के जो बाहर वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स एंड उसके जो अंदर वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे मेडुला। ठीक है। नेक्स्ट डोर्सल एंड वेंट्रल, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म है। डोर्सल का मतलब होता है बैक वाला पोर्शन एंड वेंट्रल का मतलब होता है सामने वाला पोर्शन। ठीक है, इसको मैं आपको एक ड्रॉ से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पे देखिए ड्रॉ आ रहे होंगे, तो जो फर्स्ट नंबर का जो ड्रॉ है वो आपके डोर्सल स्ट्रक्चर को बता रहा है, जो आपकी ह्यूमन बॉडी का पीछे वाला एरिया है। एंड वेंट्रल जो आपके सेकंड नंबर का आ रहा है वो आपको वेंट्रल को बता रहा है। वेंट्रल मतलब कि ह्यूमन बॉडी के सामने वाला भाग, उसको हम लोग वेंट्रल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ होता है कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि बॉटनी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का जुड़ना एंड डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का निकलना। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है, देखो यार इसको ना किसी डेफिनेशन के थ्रू हम लोग समझा नहीं सकते क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। तो ये इसको मैंने आपको ड्रॉ के हेल्प से समझाने की कोशिश किया है। जैसे एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन को यदि आप ऐसे कट करते हैं तो ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करना, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब कि जैसे ऑर्गन है इसको आप ऐसे कट करते हैं तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करना। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल। जनरली हम सेल तो 6th क्लास से पढ़ते आते हैं, लेकिन हमें सेल के बारे में पूरी सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये वीडियो है ना जिससे आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है, सेल जो होता है, सेल कई सारी सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सेल, बेसिक सेल की यदि हम लोग बात करें तो सेल के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, DNA, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हमें हमेशा ये पूरी प्रिपरेशन में ये हमारे से गलती होती है कि हम इसको समझ ही नहीं पाते। कभी वो बोल देता है क्रोमोसोम, कभी वो बोल देता है क्रोमेटिन, कभी बोल देता है DNA। तो हमारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती है हमें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पे। आप पहले इस चीज़ को समझिए कि सेल होती है। ठीक है, सेल है ये। अब सेल के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ ऑर्गन होते हैं वो बात अलग है। अभी आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो न्यूक्लियस में, ये जो सेल में जो भरा हुआ है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अब उसके अंदर जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और बेसिकली ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इन दोनों के लिए एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ प्रोटोप्लाज्म। मतलब दोनों को मिलाकर जो लिक्विड बनता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो DNA, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जीनोम, ये क्या है आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखते हैं। तो ये चीज़ समझो। ठीक है, बेसिकली ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्रोमेटिन।
क्रोमेटिन का मतलब होता है जैसे कि नॉर्मल ऑलवेज, ये देखो लिखा हुआ है कि ऑलवेज एक्सेप्ट डिवीजन। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सेल है, अब सेल में हमेशा ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इस टाइप से फाइबर्स के रूप में ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को बुलाया जाता है क्रोमेटिन, और उसके एक छोटा सा जो पोर्शन है उसको बोला जाता है डीएनए। मतलब कई सारे छोटे डीएनए होते हैं, उनसे मिलकर क्रोमेटिन बनता है। ठीक है, क्रोमेटिन बनता है। अब ये क्या होता है कि जैसे आपकी सेल है, अब सेल क्या करती है, सेल डिवाइड करती है और एक सेल से 2 सेल बनती है ना। तो ये वहाँ पर ये बनता है कैसे, तो वो ये जो है ये कंडेंस होता है। कंडेंस मतलब आपस में ऐसा सिकुड़ना, ठीक है, आपस में सिकुड़ता है तो कंडेंस होकर ये इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है। इनको बोला जाता है क्रोमोसोम, जो कि डिवीज़न के समय देखने मिलते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको नीट में 2017 के क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रोमोसोम कब देखने मिलता है, तो क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न के समय देखने मिलता है। नॉर्मली वहाँ क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न के समय ही देखने मिलता है। ठीक है, अब कई सारे ऐसे क्रोमोसोम मिलकर उसको जो एक साथ बोला जाता है उसको बोलते हैं जीनोम। जैसे आपको मैं बताऊँ कि जीनोम कहाँ पर, जैसे ह्यूमन जीनोम, बोले ह्यूमन जीनोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ह्यूमन जीनोम में 46 क्रोमोसोम, मतलब कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, यदि आप ड्रॉपर है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ह्यूमन जीनोम में 46 क्रोमोसोम मतलब कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। यदि आप ड्रॉपर नहीं है, आपको नहीं पता, तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे मैं बोला है। ठीक है, कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट देखने मिलता है वो होता है एस्केरिस, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट होता है वो होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो ये चीज़ ध्यान रखो, मैं आपको कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये आपको आगे चल के पढ़ना है और याद भी करना है। तो इससे अच्छा होगा कि आप इसे अभी ही याद कर लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं आपको हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रेगनेंसी पीरियड है आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसके बिना आपका नीट का तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इससे इस बार भी क्वेश्चन आया था 2023 में, और इससे आता ही है जनरली। तो ध्यान रखो कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है तो उसमें आफ्टर द 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या डेवलप होता है, यानी कौन कौन से ऑर्गन कब कब डेवलप होते हैं ये आपको बताना होता है बेसिकली। ठीक है, तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट डेवलप होता है। एक बात ध्यान रखो, सुनो, एक बात ध्यान रखो कि आपको हर चीज़ें याद नहीं रखनी है, आपको जितना एनसीईआरटी में दिया है उतनी ही याद रखनी है। ठीक है, तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट डेवलप होता है एंड एंड ऑफ सेकंड मंथ, मतलब कि सेकंड मंथ के लास्ट में लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होती है, मतलब कि जो उंगलियां हैं वो डेवलप होती है। ठीक है, एंड एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब होता है कि 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है, मतलब टोटल 9 मंथ की प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, मतलब कि 12 वीक्स के एंड में, मतलब कि 3 मंथ के एंड में ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ये पूछा था इस बार 2023 में। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, जैसे कि लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। ठीक है, नाउ उसके बाद ड्यूरिंग द 5th मंथ, मतलब 5वें महीने के दौरान में क्या होता है, ड्यूरिंग द 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड, मतलब कि जो बेबी है, जो फिटस है, उसकी फर्स्ट मूवमेंट देखने मिलती है एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, मतलब कि जो हेड है उसके जो सिर वाला जो पोर्शन है उसमें हेयर देखने मिलते हैं। ठीक है, नाउ एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब कि सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने 24 वीक्स। ठीक है, 6 महीने मतलब 24 वीक्स के बाद में एंड में क्या देखने मिलता है, फाइन हेयर्स ऑन द बॉडी, मतलब कि जो बॉडी में हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड आईलिड्स, जैसे कि आपकी आईलेसेस है, आईलिड्स वहाँ पर वो आ जाती है, एंड आईलेसेस, ये सारी चीज़ें बन जाती है। तो आपको ये याद रखना है, यदि आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको भी समझने की बात तो है नहीं है, तो इसको आपको बहुत याद करना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको जेन्युइनली आपको बताऊँ, आपको मैं बहकाऊंगा नहीं, कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप चाहे अभी याद करें या बाद में, याद तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, देन 9 मंथ रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है, 9 मंथ के बाद में डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ बात कर लेते हैं, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद करना पड़ेगा, और अभी याद कर लेंगे आप तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी प्रिपरेशन। ठीक है, तो वायरल डिजीज होती है मम्पस, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एंड बैक्टीरियल डिजीज होती है टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस, कैंकर, कोलेरा। ओके,
एंड प्रोटोजोअन डिजीज जो कि प्रोटोजोआ से होती है, वो होती है मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इनसे होती है। ठीक है, ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ करके चैप्टर है, उसमें पढ़ने मिलेंगे ये सारी चीज़ें। तो आप लोग अभी से याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, वो 2024 के आप फोड़ देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ये आपको तो बिल्कुल याद ही रखना है कि एडिबल मेराइन वाटर फिश, ये क्या होता है जनरली याद नहीं होता। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन आता है इससे, ये याद नहीं होता, जिससे आपके 4 नंबर आप लोग लूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखो कि इसके लिए मैंने ट्रिक बना दिया है, क्योंकि मुझको मालूम है कि ये इतने इजीली याद नहीं होता। हम लोग ने कौन सा समुद्र की मछलियाँ देखी है। ठीक है, तो एडिबल मेराइन वाटर फिशेज मतलब कि समुद्री मछली जो कि खाने योग्य होती है, वो उसको याद रखो। हरियाणा से एमपी, हरियाणा का एच एंड से का एस एंड एमपी का एमपी। ठीक है, हिल्सा, सार्डिनेस, मैक्रल, पॉम्प्रेट, बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेश वाटर फिशेज। फ्रेश वाटर फिशेज आप जनरली जानते हैं, रोहू, कटला, कॉमन पर, आप तो रहती है यार तालाब के पास, आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोग सब जानते हैं कि रोहू, कटला, कॉमन पर, कार्प, ये सारी जो है मछलियाँ आपकी तालाब एंड नदियों में देखने मिलती है, जो कि फ्रेश वाटर फिशेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। ये भी याद रखना है आपको कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 38 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 38 ATP। तो ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी में देखने मिलेगा और याद करना पड़ेगा आपको। तो मैं आप चाहता हूँ कि आप पहले ही याद कर लें इस चीज़ को कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का यदि ऑक्सीडेशन होता है तो उससे 38 ATP बनते हैं एंड नेट गेन ऑफ ATP 36 ATP का होता है। तो ये 2 ATP कहाँ जाते हैं? 2 ATP उसी प्रोसेस में, जो ग्लाइकोलिसिस के बीच में एक प्रोसेस होती है, वहीं पर उसी प्रोसेस में यूज़ कर लिए जाते हैं। इसको आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ने मिलेगा और हम भी आपको पढ़ाएंगे अपने सेशन में। लेकिन यदि आप इसे अभी याद कर लेते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी, आपको ईजी लगने लगेंगी प्रिपरेशन। ठीक है, तो कि 38 ATP बनते हैं और बेसिकली जो नेट गेन ऑफ ATP 36 ATP का होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अपना प्यारा सा एक मैसेज आपके लिए, फॉर द कॉन्सेप्ट, टिप्स एंड एनीथिंग फॉर द नीड, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो Abhivad Official, that is the YouTube channel. You can subscribe for the latest video and you can enjoy your preparation. ठीक है, okay, thank you.